वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे यूनिट 2 इकाई 2 प्रबंधकीय कार्य। तो इससे संबंधित जो एमसीक्यू है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रबंधकीय कार्यों में प्रथम कार्य कौन सा है? तो सबसे पहला कार्य होता है आपका योजना बनाना। कौन सा कार्य होता है? योजना बनाना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है संगठन, निर्देशन, फिर नियंत्रण। याद रखिएगा। सेकंड देखो, योजना का संबंध किससे होता है? तो योजना हम किस लिए बनाते हैं? तो योजना अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो भविष्य के लिए तो करेंगे ना, तो इसका संबंध किससे होता है? भविष्य के लिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अनिश्चितता को कम करना। हम प्लानिंग क्यों करते हैं? ताकि जो भविष्य में समस्याएं आ जाएंगी उनका समाधान कैसे करना है ना, सिस्टमेटिक वे में व्यापार को कैसे चलाना है, इस सब के लिए क्या करते हैं? हम योजना बनाते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? अनिश्चितता कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, दीर्घकालीन योजना का संबंध होता है। दीर्घकालीन का मतलब क्या है? 5 वर्ष या उससे अधिक को हम क्या कहेंगे? दीर्घकालिक योजना कहेंगे। और देखो रणनीतिक योजना कौन बनाता है? तो रणनीतिक योजना जो बनाएगा वो शीर्ष प्रबंधन बनाएगा। कौन बनाएगा? शीर्ष प्रबंधन। और देखते हैं, चलिए देखिए नीति क्या है? नीति क्या है? सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? नीति कहते हैं। ठीक है, नियमों का समूह भी कहा जा सकता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट हो उसको आपको इसमें क्या करना है? अगर देखो ऑप्शन अगर दिया है ना, और आपको लग रहे हैं कि 2 ऑप्शन जो है वो सही हो सकते हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा उचित कौन सा है ना? तो इसमें कौन सा है? सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत आपकी नीति कहलाएंगे। ठीक है, देखिए बजट किस प्रकार की योजना है? तो बजट जो होता है वो अल्पकालीन योजना है। कैसा है? अल्पकालीन योजना है। योजना का आधार क्या होता है? तो योजना का आधार क्या होता है? तथ्य और आंकड़ों को देखकर, या फिर हम पहले के जो आंकड़े होते हैं ना, जो परिणाम पहले कुछ कार्य किया गया होगा जिसके परिणाम देखे होंगे, तो उस परिणाम को, उस आंकड़े को हम क्या करते हैं? अपनी भविष्य की योजना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आधार क्या होता है? तथ्य और आंकड़े होते हैं। ठीक है, और देखो योजना का अभाव किसका कारण बनता है? तो योजना का अभाव जो है अव्यवस्था का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? अव्यवस्था का कारण बनता है। और है देखो 10वां, योजना से क्या प्राप्त होता है? आप योजना बनाते हो तो क्यों बनाते हो? तो योजना से हमको दिशा का पता चलता है ना, हम किस दिशा में हमको कार्य करना है, समन्वय कैसे स्थापित करना है, नियंत्रण कैसे करना है, ये सब हम प्लानिंग करते हैं, तो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। और देखो संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संगठन का सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, और देखिए संगठन का अर्थ है क्या है? संगठन का अर्थ कार्य निष्पादन, संसाधनों का संयोजन, नियंत्रण प्रक्रिया या योजना निर्माण। तो संसाधनों का संयोजन करना संगठन का अर्थ है। ठीक है, और देखो संगठन किस प्रबंधकीय कार्य के बाद किया जाता है? तो संगठन किस प्रबंधकीय कार्य के बाद किया जाता है? तो पहले योजना बनाई जाती है, उसके बाद संगठन का कार्य किया जाता है। ठीक है, आदेश की एकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? एक कार्य से संबंधित है, एक अधिकारी से संबंधित है, एक अधीनस्थ से संबंधित है, या एक आदेश से संबंधित है? तो आदेश की एकता का मतलब है कि एक व्यक्ति क्या करे? आदेश दे। ठीक है, तो एक आदेश इसका राइट आंसर होगा। और देखो अधिकार का प्रवाह होता है। बताइए अधिकार का प्रवाह कैसे होता है? तो अधिकार का जो प्रवाह होगा वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, औपचारिक संगठन आधारित होता है, नियम और नीतियों पर आधारित होता है। अनौपचारिक संगठन किस पे आधारित होता है? तो वो स्वेच्छा पे आधारित होता है। ठीक है, रेखीय संगठन में आदेश किससे मिलता है? तो एक अधिकारी से मिलता है। किससे मिलता है? एक अधिकारी से मिलता है। और है देखो कार्यात्मक संगठन का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिएगा कार्यात्मक संगठन का प्रतिपादन किसने किया है? टेलर ने किया है। ठीक है, संगठन संरचना का आधार क्या है? तो संगठन संरचना का आधार उद्देश्य, कार्य और अधिकार तीनों है। ठीक है, और देखो अधिकार का अर्थ है, अधिकार का क्या अर्थ है? आदेश देने की शक्ति अधिकार कहलाती है।
उत्तरदायित्व किससे संबंधित है? उत्तरदायित्व कर्तव्य से संबंधित होता है। अधिकार और दायित्व होते हैं समानुपाती होते हैं, ठीक है। शक्ति आधारित होती है तो पद, ज्ञान और व्यक्तित्व सब पर शक्ति आधारित होती है। शक्ति और अधिकार में मुख्य अंतर क्या है? तो व्यक्तिगत प्रभाव है दोनों, ठीक है। प्रत्यायोजन का अर्थ क्या है? तो प्रत्यायोजन क्या है? कार्य, अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपना प्रत्यायोजन कहलाएगा, ठीक है। प्रत्यायोजन का उद्देश्य क्या है? तो कार्यभार कम करना, दक्षता बढ़ाना, विकास करना, ये सब उसके उद्देश्य हैं। तो प्रत्यायोजन का मतलब कि अपने अधिकार को क्या करना, किसी और को सौंपना ताकि वो क्या कर सके, कार्य को कर पाए, ठीक है। मतलब अपना बोझ कम करते हैं, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि अधिकारों को हस्तांतरित करना। अब देखो आगे, प्रत्यायोजन में अंतिम उत्तरदायित्व किसका रहता है? तो प्रबंधक का रहेगा, ठीक है। प्रत्यायोजन का अभाव किसका कारण बनता है? विलंब, अक्षमता, कार्यभार, इन सब का कारण बनता है। उत्तरदायित्व होता है, कैसा होता है? अहस्तांतरणीय। क्या होता है? अहस्तांतरणीय। देखिए, विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? अधिकारों का वितरण। तो प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण दोनों आपको अभी सेम लगेंगे, बाद में मैं बताऊंगी कि दोनों में अंतर भी होते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर है। देखिए, विकेंद्रीकरण किसका विस्तार है? तो प्रत्यायोजन का विस्तारित रूप क्या है? विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण से क्या बढ़ता है? पहल, दक्षता, उत्तरदायित्व, तो ये सब बढ़ता है, ठीक है। विकेंद्रीकरण उपयुक्त होता है आपात स्थिति में। अगर लग रहा है सिचुएशन है ऐसा है कि हम कार्य को नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे? हम कार्यों को छोटे छोटे इकाइयों में बांट देंगे। और देखो, विकेंद्रीकरण अधिक होता है, बड़े संगठन में सबसे ज़्यादा विकेंद्रीकरण किया जाता है, क्योंकि कार्यभार अधिक होता है तो उन कार्यभार को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। विकेंद्रीकरण का लाभ नहीं है। कौन सा विकेंद्रीकरण का लाभ नहीं है बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा नियंत्रण में कठिनाई। विकेंद्रीकरण का लाभ नहीं है। अधिकार का आधार क्या है? पद होता है ना। अधिकार आपको क्यों मिलते हैं? आपके पद की वजह से मिलते हैं। उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है कार्य से होता है। संगठन का सिद्धांत नहीं है। क्या नहीं है? समानता संगठन का सिद्धांत नहीं है। संगठन का सिद्धांत क्या है? तो आदेश की एकता है, कार्य का विभाजन है और अनुशासन बनाए रखना है। और देखिए, प्रबंधक की भूमिका क्या होती है? तो प्रबंधक जो होता है वो निर्णयकर्ता होता है, नेता होता है और समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अब आगे हम इसके जो प्रश्न है ना, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो देखेंगे, उसके आंसर कैसे होंगे वो देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।